नमस्कार। आज हम निमन बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। निमन बिंदु का प्रयोग कहाँ, किस प्रकार किया जाता है और उससे बनने वाले प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं निमन बिंदु। निमन बिंदु डे और ढे के नीचे जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तब इस बिंदु को क्या कहा जाता है? निमन बिंदु कहा जाता है। निमन बिंदु क्यों कहते हैं? कि निमन का अर्थ नीचे होता है। क्या होता है? नीचे। और जो बिंदु नीचे लगता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? निमन बिंदु कहा जाता है। जैसे व्यवहारगत हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उनमें लिखा हुआ था निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखे हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ निमन का अर्थ क्या हुआ? नीचे है। तो टेबर की जो ध्वनि है डे और ढे, इन ध्वनियों के साथ में जब निम्न बिंदु का प्रयोग करते हैं तब इनका उच्चारण भी अलग से होता है, भिन्न रूप में होता है। और इन दोनों ही ध्वनियों का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में जो 33 वर्ण हैं उन वर्णों में नहीं होता है। इनको अलग से व्यवस्थित किया गया है और इनका उच्चारण भी अलग रूप में होता है। ये बिंदु है, इस बिंदु को हम अलग अलग रूप में जानते हैं। जब ये स्वर के साथ में प्रयुक्त होता है, जैसे ए के साथ में हमने इसको प्रयुक्त किया तो ये क्या बन गया? अनुस्वार बन गया। तो जब ये किसी स्वर के साथ में प्रयुक्त होता है और स्वर के ऊपर जब लगता है तब इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। यही बिंदु जब क, ख, ग, ज, फ इन 5 वर्णों के साथ में प्रयुक्त होता है। कब? अरबी और फारसी या उर्दू भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ में जब ये नीचे क के साथ में, ख के साथ में, ग के साथ में, ज के साथ में और फ के साथ में प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? नुक्ता। किन शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है? ये उर्दू तथा फारसी शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है। इस नुक्ते का उच्चारण जो है वह ऊपर वाले होठों से हम, ऊपर वाले दांतों से हम नीचे वाले होठों को दबा करके करते हैं। जैसे फ, फ, रोज, और दूसरे रूप में बल से इसका उच्चारण होता है। यानी ऊपर वाले दांतों से नीचे वाले होठों को दबा करके बलपूर्वक इनका उच्चारण किया जाता है। राज, ज, फ, ज, फ, इस प्रकार। और यही जब टेवर की ध्वनि के साथ में डे और ढे के नीचे प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहा जाता है? निम्न बिंदु कहा जाता है। टेवर्ग में ट, ठ, डे, ढे, अण जो हम वर्गीय ध्वनि है जिनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कठोर तालु है, तो इनके साथ में निम्न बिंदु का प्रयोग कभी भी नहीं करते। यानी वर्गीय ध्वनि जब लिखते हैं ड और ढ, इनके साथ में हम निम्न बिंदु कभी भी नहीं लगाते। यहाँ एक भ्रम ये रहता है कि जब हम क वर्ग लिखते हैं क, ख, ग, घ, ग, ये ग, ये जो ग हैं उसको व्यवहारगत हम क्या करते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, अड़े कहते हैं। जबकि ये अड़े नहीं है, क्या है? ग है। और ये एक अलग वर्ण है जो क वर्ग में नहीं आता। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ये क्या है? क वर्ग में ग खाली ग है और ये अड़े है, वो किस में नहीं आता है? क वर्ग में नहीं आता है। ये अलग से ध्वनि है। इन दोनों ही ध्वनियों की 2 रूप है। एक तो ट वर्ग में तो डे और ढे के रूप में, और जब अलग से इनको प्रयुक्त करते हैं तब अड़े और ढ
इस प्रकार तो इन दोनों ही ध्वनियों की जो रूप है ना वो क्या हो गए, एक तो वर्गीय रूप हो गया और एक अवर्गीय रूप हो गया। अड़े और ढे को हम निम्न रूपों में जानते हैं, द्विगुण के रूप में, द्विस्पृष्ट के रूप में, ताड़न जात के रूप में, उत्क्षिप्त के रूप में। इस प्रकार अड़े और ढे के 4 नाम हैं, इन चारों नामों से हम इसको जानते हैं। द्विगुण का अर्थ होता है कि जब जीवा है उस जीवा को हम उल्टा करके मूर्धा के सहयोग से झटके से फेंक करके जब इसका उच्चारण करते हैं तब इसे द्विगुण या द्विस्पृष्ट कहा जाता है। ताड़न जात इसलिए नाम पड़ा कि जीवा को ताड़ना यानी खड़ी करना, खड़ी करके झटके से फेंक करके जब उच्चारण करते हैं तब इसका नाम क्या हो गया, ताड़न जात हो गया। और उत्क्षिप्त, उद और संस्कृत की छिप धातु से बना ये शब्द, अर्थात उद मानी ऊपर, छिप मानी फेंकना। जीवा को ऊपर उठा करके झटके से फेंक करके जब इनका उच्चारण करते हैं तब ये वर्ण क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, अड़ ढ। तो इस प्रकार द्विगुण, द्विस्पृष्ट, ताड़न जात और उत्क्षिप्त के रूप में इनको जाना जाता है। किनको, अड़े और ढ को। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण जीवा को उल्टा करके मूर्धा के सहयोग से झटके से फेंक करके किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है या द्विगुण वर्ण कहा जाता है, या हम उनको ऐसा कह सकते हैं कि ताड़न जात कहा जाता है या द्विस्पृष्ट कहा जाता है। अड़े और ढ वर्णों का प्रयोग शब्दों के मध्य या अंत में किया जाता है, यानी इन वर्णों का प्रयोग है, शब्द है उनके मध्य में हो सकता है या अंत में हो सकता है। जैसे गढ़, पढ़ना, चढ़ना, सड़क, पकड़ना, लड़ना, लड़ाई, चढ़ाई, गड़बड़, ये सारे के जो शब्द हैं उन शब्दों में ये दोनों ही ध्वनि या तो मध्य में आ रही है या अंत में आ रही है। इसलिए अड़े और ढे का प्रयोग अर्थात इन दोनों ही द्विगुण वर्णों का प्रयोग शब्द के अंत में या मध्य में होता है। शब्दों के प्रारंभ में इन वर्णों का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब अड़े और ढे ये दोनों ही वर्ण कोई भी शब्द लिखते हैं तो उस शब्द के प्रारंभ में कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। जब हम हिंदी शब्दकोश को देखते हैं और हिंदी शब्दकोश के जब बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो उस शब्दकोश में टैवर्गीय ध्वनि जो है वो क्या है, ड और ढ है, और शब्द सारे के सारे जो बनते हैं वो इन्हीं के सहयोग से बनते हैं। कहने का मतलब जो शब्द है उन शब्दों के प्रारंभ में ड और ढ आता है, अड़ और ढ कहीं भी नहीं आता है। तो टैवर्गीय रूप में ये नहीं आते हैं, नहीं ये किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात और है कि जब हम ग क वर्ग में प्रयोग करते हैं इसका और य च वर्ग में य का प्रयोग करते हैं, ये पंचम वर्ण है, इन दोनों वर्णों से भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, यानी किसी शब्द के शुरू में ग और ये भी नहीं आता। तो कहने का मतलब जब हिंदी शब्दकोश को देखते हैं तो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ज्ञान हमें स्पष्ट होता है कि अड़े ढ ग य इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, शुरू नहीं होता। ये ध्वनि किसी भी शब्द के शुरू में कभी भी नहीं आती है। टैवर्गीय वर्णों ड और ढ का प्रयोग शब्द का आरंभ में होता है, यानी टैवर्गीय जो वर्ण है उनका प्रयोग शब्द के शुरू में होता है और उनके साथ में निमन बिंदु नहीं लगता। तो ये यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो टैवर्गीय वर्ण ड और ढ है इनका प्रयोग कहाँ होता है, शब्द जो है उसके शुरू में होता है। दीर्घ स्वरों के पश्चात अनुनासिक के सहयोग से इन वर्णों का प्रयोग विकल्प से होता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है
कि दीर्घ स्वर जैसे आ है, यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है, और इसके साथ में देखिए आप अनुनासिक आ रहा है यानी चंद्र बिंदु आ रहा है। तो यहाँ ये नियम कह रहा है कि दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वरों से इन वर्णों के साथ में अगर अनुनासिक आता है तो इनका उच्चारण अनुनासिक रूप में होता है, लेकिन इनके साथ में निम्न बिंदु का प्रयोग हम विकल्प से कर सकते हैं। यानी इनके साथ में हम निम्न बिंदु लगाएं तब भी शुद्ध है और नहीं लगाएं तब भी शुद्ध है। जैसे ढांढन, यहाँ निम्न बिंदु नहीं लगाया तब भी ये शुद्ध हो गया, और इसको ऐसा लिखे ढा ढण तब भी शुद्ध है। मुड़ना निम्न बिंदु का प्रयोग होने पर भी शुद्ध है, नहीं होने पर भी शुद्ध है। ढूंढिया ढूंढिया ये हो गया। यहाँ इन वर्णों के साथ में निम्न बिंदु का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। कब? जब दीर्घ स्वरों के साथ में अनुनासिक ध्वनि आती है और उस अनुनासिक ध्वनि के बाद में ड और ढ आता है तब। यहाँ और देखिए आप ढांढस है, निम्न बिंदु नहीं लगाएं तब भी शुद्ध है, और ढांढस ढूंढना ढूंढना। तो यहाँ विकल्प का विधान है कि ये दोनों ही रूप क्या है? शुद्ध है, निम्न बिंदु का प्रयोग वाला भी और प्रयोग से रहित भी। टवर्गीय ढ का प्रयोग शब्दों के आरंभ में होता है। इसकी चर्चा हमने कर ली कि जो शब्द हैं शब्दकोश में हम देखते हैं तो इन दोनों ही वर्णों का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, और हिंदी शब्दकोश के जो शब्द बनते हैं ड और ढ के, उनका प्रयोग हम शब्दकोश में आसानी से देख सकते हैं। जैसे डमरू, डग, ढंग, डीठ, डगर, डफर, ढोल, डगमग, डाक, ढक्कन, ढोला, डफ, डफली, ढोलक इत्यादि ये सारे शब्द हैं। इनके प्रारंभ में कभी भी निम्न बिंदु का प्रयोग नहीं होता, यानी ये प्रारंभ में आ रहे हैं इसलिए इनके साथ में हम निम्न बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। द्वित्व के रूप में ड और ढ वर्णों का ही प्रयोग होता है। यानी द्वित्व के रूप में जो टवर्गीय ध्वनि ड है और ढ है, जिनके साथ में निम्न बिंदु नहीं प्रयुक्त होता, यही वर्गीय ध्वनि द्वित्व के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे अड्डा, लड्डू, चड्डा, गड्ढा, यहाँ ये द्वित्व आ रहा है और द्वित्व के साथ में निम्न बिंदु का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। द्वित्व के बारे में हमने पहले भी परिचर्चा की है, पुनः जान लेते हैं कि दो या दो से अधिक समान व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आवे तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है। समान व्यंजन होने चाहिए और उन समान व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है। जैसे क के बाद में क, च के बाद में च, द के बाद में द, बशर्ते ये ध्यान रहे कि पहला जो वर्ण है वो पूरा नहीं होना चाहिए। पहला वर्ण है वो अलंत यानी आधा होगा, दूसरा अलंत भी हो सकता है और क्या है? पूरा भी हो सकता है। जैसे सज्जन है तो यहाँ आधा और पूरा है, और उज्जवल है उसमें दोनों ही वर्ण है जो द्वित्व वाले आधे आ रहे हैं। तो द्वित्व उन वर्णों का होता है जिनमें पहला वर्ण अलंत या आधा होता है और उसके बाद में वही समान वर्ण पूरा भी हो सकता है, आधा हो सकता है। विदेशी शब्दों के साथ भी निम्न बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। विदेशी शब्द होते हैं उनके साथ में इस प्रकार का विधान नहीं है कि अर्थात निम्न बिंदु का प्रयोग उनके साथ में कभी भी नहीं होता है। जैसे सोडा है अरबी भाषा का शब्द है, रेडियो है अंग्रेजी का शब्द है, डालडा है वो उज्बेक भाषा का शब्द है। उज्बेक भाषा जो मूलतः तुर्की भाषा से संबंध रखती है। उज्बेक भाषा को लगभग
2 करोड़ लोग बोलते हैं। डालडा का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन या संवर्धन होता है। क्या होता है? संवर्धन। डालडा की एक दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में हम जानते हैं। 20वीं शताब्दी में हाइड्रोनेटेड वनस्पति घी का उत्पादन जब डच डाडा कंपनी करती थी और भारत में इसका आयात भी यही कंपनी करती थी। स्थिति क्या हुई कि स्थानीय स्तर पर भारत में इसका आयात व उत्पादन क्या है? ब्रिटिश डच लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड अर्थात हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो वर्तमान में है, उसने करना चाहा। तो इस डाडा कंपनी ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सामने शर्त रख दी कि आप अगर वनस्पति घी का उत्पादन करना चाहें और उसका आयात करना चाहें तो हमारा जो ब्रांड है उसकी झलक आपके ब्रांड में झलकनी चाहिए। तो हुआ क्या? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने डा जो डच कंपनी थी उस डा के बीच में ले डाल दिया और ये क्या बन गया? डालडा बन गया। और डालडा क्या है? वनस्पति घी के पर्याय के रूप में जाना जाने लग गया। और वर्तमान में जब हम बाजार में जाते हैं और वनस्पति घी की बात आती है तो हम उस वनस्पति घी को किस रूप में जानते हैं? डालडा के रूप में ही जानते हैं। तो कहने का मतलब बाजार में एक समय ऐसा था कि इस वनस्पति घी डालडा ने अपना पूर्णतः एकाधिकार कर लिया था। तो ये थी डालडा की कहानी। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने फिर इसको मूंगे को बेच दिया और बुंगे जो कंपनी है वो वर्तमान में इस वनस्पति घी का उत्पादन करती है। तो आज हमने निमन बिंदु के बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे कल आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।